हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द STWP। आपके नीट के लास्ट मिनट रिवीजन के लिए हम आपके लिए लाए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ 250 ml sample of 0.2 molar chromium 3 plus is electrolyzed with a current of 96.5 ampere. If the remaining concentration of chromium 3 plus ion is 0.14, then the duration of the electrolysis is. ये क्वेश्चन देखने से ही समझ में आ रहा है कि कौन से चैप्टर का होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वैसे तो हमने पहले ही बता दिया है कि हम आपके लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लाए हैं, लेकिन आप खुद से वीडियो पॉज करके सोचिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ये कौन से टॉपिक से हैं। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फैराडेज लॉ से है। फैराडेज लॉ। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बोल रहा है कि क्रोमियम 3+ का कुछ एक अमाउंट ऑफ सैंपल लिया गया जिसका कुछ करंट पास कर रहा है। करंट पास करने के बाद क्रोमियम 3+ का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो गया। तो कितना ड्यूरेशन हमने करंट को पास किया कि हमारा क्रोमियम 3+ का कंसंट्रेशन 0.2 मोल से 0.14 मोल पहुंच गया। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले हम पता लगाएंगे कि हमारे इनिशियल मोल्स क्या हैं। इनिशियल मोल्स कैसे निकालेंगे? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। मोलैरिटी कितना दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में? 0.2 मोलर। वॉल्यूम है 250 ml है, तो हम इसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे 1000 से डिवाइड करके। तो क्या आ जाएगा? 0.2 इंटू 0.25 लीटर। तो इसका हमारा क्या आएगा? 0.05 मोल्स आ जाएंगे। फाइनल मोल्स देखेंगे हम। फाइनल मोल्स हमारे कंसेंट्रेशन कितना रिड्यूस हो गया? 0.14। वॉल्यूम हमारा उतना ही था, तो हम 0.25 लीटर वॉल्यूम ले सकते हैं। तो हमारे फाइनल मोल्स होंगे 0.025 मोल्स। अब हम देखेंगे रिड्यूस्ड मोल्स कितने हैं। रिड्यूस्ड मोल्स में हम हमारे 0.05 इनिशियल मोल्स माइनस फाइनल मोल्स 0.025 मोल्स को माइनस कर देंगे। तो हमारे जो रिड्यूस्ड मोल्स आएंगे वो आएंगे 0.025 मोल्स। ये हुआ इसका फर्स्ट स्टेप। इसके बाद हम यहाँ पे आगे सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हमें क्या देखना है कि हमारा फैराडे लॉ क्या होता है? चार्ज इज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम। अब हम देखेंगे क्रोमियम 3+ पे चार्ज कितना है हमारा? 3 इंटू हमारे जो मोल्स, कितने मोल्स के लिए निकालना है? 0.025 मोल्स के लिए। 0.025 मोल्स के लिए करंट यहाँ पे बोला गया है 96.5 एम्पियर। 96.5 एम्पियर। टाइम हमें निकालना है और हम फैराडे से डिवाइड कर देंगे। 96500 कूलम। इसको क्यों डिवाइड किया गया? किस 1 मोल में 1 फैराडे 1 कूलम फैराडे चार्ज होता है। तो 1 कूलम में कितना होगा? 1/f मोल्स चार्ज प्रेजेंट होगा। ये वाला अप्रोच लेके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा टाइम का, वो हमारा कितना आएगा? वो हमारा आएगा 75 सेकेंड्स। आई थिंक क्लियर है ये क्वेश्चन आप लोगों को। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एलिमेंट ए जिसका एटॉमिक वेट है 112 एंड एलिमेंट बी जिसका एटॉमिक वेट है 27 फॉर्म क्लोराइड्स। Solution of their chlorides are electrolyzed separately and it is found that the same quality of electricity is passed 5.6 gram A and 0.9 gram B has deposited.
व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वैलेंसी ऑफ ए एंड बी। क्या बोला कि एलिमेंट ए है उसने कुछ AClX बनाया और एलिमेंट बी है उसने कुछ BClY बनाया। हमें एक्स और वाई बताना है जो कि हमारी वैलेंसी होगी, एक्स एंड वाई हमारा वैलेंसी होगा। अब ये वाला भी कौन से टॉपिक से है हमारे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फैराडे लॉ से। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बट ये फैराडे का कौन सा सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे क्या कहता है, W1 डिवाइडेड बाय W2 इज इक्वल्स टू E1 डिवाइडेड बाय E2। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। तो हम यहाँ पे W1 देखेंगे क्या है, W1 है हमारा 5.6 एंड W2 है 0.9। तो यहाँ पे 5.6 और 0.9। E1 हमारा क्या है, E1 हमारा है 112, एटॉमिक वेट लिख लेंगे 112, वैलेंसी लिखेंगे x इंटू बी का क्या है एटॉमिक वेट 27, वैलेंसी क्या है y। इस तरीके से जब हम x बाय y का रेशियो यहाँ पे निकालेंगे तो हमारा रेशियो आएगा 2/3। तो वैलेंसी का रेशियो कितना जाएगा 2:3। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। के बाद अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन हैविंग कंडक्टिविटी 26 × 10⁻⁻² पर ओम पर सेंटीमीटर। तो हम इसका क्या बताना है, हम इसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बताना है। अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का तो फॉर्मूला नहीं पता हमें, हम मोलर कंडक्टिविटी से इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। मोलर कंडक्टिविटी से कैसे जैसे बताएंगे कि मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू K विच इज कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय C विच इज कंसेंट्रेशन। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, हमारा मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेंगे। तो कंडक्टिविटी कितना दिया हुआ है 26 × 10⁻⁻²। हमारा कंसेंट्रेशन दिया हुआ है 1 मोल। 1 मोल इंटू 1 मोल को हम क्या लिख सकते हैं, 1 मोलर को हम क्या लिख सकते हैं 1 मोल इन 1 लीटर। बट इसको जब हम सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो हम यहाँ पे इंटू 1000 कर देंगे, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा लैम्डा m का वैल्यू आ गया। अब लैम्डा m के वैल्यू के बाद अगर हम लैम्डा m एंड लैम्डा इक्विवेलेंट के बीच का रिलेशन देखेंगे तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, लैम्डा m एंड लैम्डा इक्विवेलेंट। तो लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू लैम्डा m अपॉन का वैलेंसी या फिर एक्स फैक्टर। ओके, तो यहाँ पे हमारा लैम्डा इक्विवेलेंट क्या आएगा, यहाँ पे कितना है हमारा 26 × 10⁻⁻², 26 × 10⁻⁻², 1 मोल इसको हम 1000 से कर देंगे। तो हम और इसके ऊपर H2SO4 के केस में हमारा जो एक्स फैक्टर होगा वो होगा 2। यहाँ पे हम 2 रखेंगे और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 130 पर ओम पर इक्विवेलेंट सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर कौन सा ऑप्शन सही होगा 130। के बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन 5, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वैसे तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नहीं है, ये कौन से चैप्टर का है, ये है हमारे सरफेस केमिस्ट्री का। सरफेस केमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही छोटा और इजी चैप्टर है, प्लस एक स्कोरिंग चैप्टर है, तो इसको जरूर पढ़े, इसको पढ़ना ना भूले। इसमें किसकी बात हो रही है, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप अकर्स बिकॉज oil and grease can be absorbed into the hydrophobic center of soap vessels and washed away. Oil and grease can be absorbed into hydrophilic center of soap vessels acid and washed away. Oil and grease can be absorbed in both hydrophilic center but not washed away. Cleansing action is not related to missiles. अब देखिए, अगर किसी ने थोड़ा सा भी सोप के बारे में पता है किसी को, तो उनको ये चीज तो पता ही होगी कि मिसल्स जो होते हैं वो क्लींजिंग एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और डी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि क्लींजिंग एक्शन इज नॉट रिलेटेड टू मिसल, तो ये ऑप्शन पूरा ही गलत है। उसके बाद ऑयल एंड ग्रीस कैन बी अब्सॉर्ब्ड इन बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक सेंटर। देखिए हमारा क्या होता है कि हमारा ये है डर्ट, ऑयल या ग्रीस, और हमारे सोप का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये हमारे सोप का स्ट्रक्चर होता है, जो ये हाइड्रोकार्बन वाला एंड होता है, हाइड्रोकार्बन, ये वाटर रिपेलिंग होता है। वाटर रिपेलिंग मतलब हाइड्रोफोबिक। और जो ये वाला पार्ट होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब वाटर लविंग। तो जब ये डर्ट के पास हम सोप अपना डिटर्जेंट मिक्स करेंगे और इस डर्ट के पास हमारा डिटर्जेंट आएगा, तो ये इस तरीके से कुछ एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा, जिस स्ट्रक्चर का नाम होगा मिसिल। और ये जो मिसिल, इसके जो बाहर का पार्ट है, तो यहाँ पे जो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, इससे कौन अटैच हो जाएगा, हमारा डर्ट। डर्ट क्या होता है, ऑयल या ग्रीस। तो इस स्ट्रक्चर को देख के हम देख सकते हैं ऑयल एंड ग्रीस कैन बी एब्सॉर्ब्ड इनटू हाइड्रोफोबिक सेंटर ऑफ सोप मिसिल्स एंड वॉश्ड अवे। तो जैसे जब हम इस पे वाटर डालेंगे, पानी डालेंगे, घिसेंगे अपने कपड़े को तेज तेज, तो ये पूरा स्ट्रक्चर निकल जाएगा बाहर, और इस स्ट्रक्चर के साथ क्या निकल जाएगा, हमारा जो बीच में डर्ट है वो भी निकल जाएगा। ये हमारा डर्ट है और ये बाहर निकल गया, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कई बार हमें ऑप्शन एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि एक बहुत इजी प्रोसीजर होता है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ लॉन्ग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर हैज to be passed through a solution of AgNO3 silver nitrate to coat a metallic surface of 80 centimeter square with 0.005 millimeter thick, large density of Ag is 10.5 gram। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इसमें भी फैराडे लॉ यूज होगा। फैराडे लॉ, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमें फैराडे लॉ में क्या चाहिए होता है। फैराडे लॉ में हमें चाहिए होता है वेट, या फिर बोला जाए मास। मास कैसे निकालेंगे, हमें क्या दिया हुआ है, हमें डेंसिटी दी हुई है, हमें एरिया दिया हुआ, हमें लेंथ दी हुई है, तो हम मास निकाल लेंगे। मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना जाएगा, डेंसिटी जाएगा 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इंटू वॉल्यूम हम एरिया देखेंगे 80, इंटू हम यहाँ पे 0.0005 सेंटीमीटर में हमारा ये आ जाएगा। तो हमारा मास कितना आएगा, हमारा मास आएगा 0.42 ग्राम।
मास आएगा हमारा 0.42 ग्राम। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, खाली जगह है, इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, Z इंटू 96500। तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट वेट होगा AgNO3 का वो कितना जाएगा, Ag का, सॉरी यहाँ पे क्या डिपॉजिट हो रहा है, Ag का। तो Ag का मॉलिक्यूलर मास होता है 108, एक्स फैक्टर होता है 1, तो Z इंटू 9650, यहाँ से हम Z की वैल्यू निकाल लेंगे, 108 डिवाइडेड बाय 96500, Z की वैल्यू निकल गई। उसके बाद हम W वेट इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और ये वाला फॉर्मूला यूज करके हमारा वेट कितना निकला था 0.42 ग्राम, Z कितना है 108 इंटू 96500, और इसके बाद करंट हमारा कितना है 3 एम्पियर, और हमें टाइम बताना है फिर से 3 एम्पियर, तो हमारा टाइम इंटू टाइम, तो जब हम टाइम निकालेंगे तो हमारा टाइम निकलेगा 125 सेकेंड। इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, 125 सेकेंड। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें हमारा मास निकालना है, हम डेंसिटी और एरिया लेंथ की हेल्प से हम हमारा मास निकालेंगे। उसके बाद हमें Z का वैल्यू निकालना है, हमारा फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट Z इंटू F का वैल्यू है हमारा 96500। इस हिसाब से हम हमारा Z का वैल्यू निकालेंगे, Z के वैल्यू के बाद हम हमारा दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, वेट इज इक्वल्स टू Z इंटू आई इंटू टी, और इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हम टाइम की वैल्यू निकालेंगे, which is t is equals to 125 seconds. I think this question is clear to all of you. Next one is 18 degree, at 18 degrees Celsius the equivalent conductance of H plus and CH3CO minus at infinite dilution and 315 or 35 per ohm centimeter square respectively, the specific conductance of 10 raised to the power minus 3 normal CH3COH is 4.1 into 10 raised to the power minus 5 at the same temperature. What is the degree of dissociation? Degree of dissociation का question है, degree of डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर, सॉरी ये कांस्टेंट है, हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखना है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, अल्फा। अल्फा, और अल्फा क्या बोलता है, मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब देखेंगे कि मोलर कंडक्टिविटी तो हमारा नहीं है, यहाँ पे हमें क्या प्रेजेंट है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, लेकिन एक्स फैक्टर की वैल्यू क्या है 1, एक्स फैक्टर कितना है 1, जब एक्स फैक्टर 1 होगा तो मोलर कंडक्टिविटी किसकी इक्वल हो जाएगी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के। तो यहाँ पे हमें पहले द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसकी हम वैल्यू निकालेंगे, की वैल्यू कैसे निकलेगी, कॉर्लोस लॉ से। कॉर्लोस लॉ से क्या करेंगे, हम इन दोनों के इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यूज को ऐड कर देंगे, तो हमें CH3 लैम्डा इंफिनिटी CH3 COOH इज इक्वल्स टू लैम्डा इंफिनिटी CH3 COO माइनस प्लस लैम्डा इंफिनिटी H प्लस, कितना है यहाँ पे 315, और ये कितना है 35, को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा लैम्डा इंफिनिटी CH3 COOH का वैल्यू आ जाएगा 5 5 5 10 3 1 4 5 और 3 350।
350 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। ये वैल्यू आ गई। अब हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इतना दिया हुआ है, एक्चुअली स्पेसिफिक कंडक्टेंस गलत लिखा हुआ है, मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू है, ये तो आप सही कर लीजिएगा। मोलर कंडक्टेंस है ये, या फिर इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो यहाँ पे कितना है 4.1 इंटू 10⁻⁻⁵। तो जब हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 4.1 इंटू 10⁻⁻⁵ अपॉन 350। हम जब इसको निकालेंगे तो हमारा 11.7% आएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज अल्फा का आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है? सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? द स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है? K of n/50 solution of KCl at 25 degrees Celsius is 0.002765 mho. Mho is also per ohm. Okay, MHO is equals to per ohm. If the resistance of the solution is 400 ohms, what is the cell constant? अब कंडक्टिविटी के रिलेशन और सेल कांस्टेंट, इसको याद करेंगे हम। जब इसको याद करेंगे तो हमें एक फॉर्मूला याद आएगा, K इज इक्वल्स टू G इंटू G स्टार, वेयर K इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, G इज कंडक्टेंस और G कंडक्टेंस क्या होता है? G इज इक्वल्स टू 1/R। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल हमारा कंडक्टेंस होता है। और G स्टार क्या होगा? हमारा सेल कांस्टेंट, जो हमें फाइंड करना है। के बाद हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सारी वैल्यूज यहाँ पे ही रख देती हूँ मैं। तो K की वैल्यू रखेंगे 0.002765 G स्टार, और G की जगह हम 1/400 रख देंगे, 1/400। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा G स्टार का वैल्यू क्या आएगा? 0.002765 इंटू 400। तो हमारे G स्टार का वैल्यू आएगा 1.106। को जब हम सॉल्व कर लेंगे पूरा, 1.106 सेंटीमीटर में आता है। ओके, तो ये इसका वैल्यू आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इन सब का क्या रोल होता है? इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, रॉन्ग। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, रॉन्ग। पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रॉन्ग। केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम क्या करते हैं? हम केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं, केमिकल रिएक्शंस, और जब वो केमिकल रिएक्शन होंगी तो वो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगी। आयंस बनेंगे, आयंस मूव करेंगे, करंट पैदा होगा, और जब करंट जनरेट होगा तो उससे हमारा क्या बनेगा? हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द ईएमएफ ऑफ द गिवन सेल। अब ये हमारा क्या, ये सेल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है जिसमें हम जो लेफ्ट साइड होता है हमारा, उस पे हम क्या लिखते हैं? एनोड होता है। जो राइट साइड होता है वो कैथोड होता है। एनोड में क्या होता है? एनोड में ऑक्सीडेशन होता है,
कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। और बीच में सॉल्ट ब्रिज होता है, और कई बार आजकल जो न्यू उसमें है उसमें सॉल्ट ब्रिज जनरली रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। और कंसेंट्रेशन दी हुई है P1 और P2, और ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली है नर्स्ट इक्वेशन का, नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चन है। नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है हमारा, E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे E क्या होगा हमारा ईएमएफ, E नॉट क्या होगा हमारा स्टैंडर्ड ईएमएफ, R होगा हमारा गैस कांस्टेंट, पेन चेंज कर देती हूं मैं, R होगा हमारा गैस कांस्टेंट, T होगा हमारा टेम्परेचर, N होगा हमारे नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, F हमारा क्या है फेराडेज कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 96500 कूलम, और P हो गया हमारा प्रोडक्ट साइड पे, और R हो गया रिएक्टेंट साइड पे, ठीक है। ये क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे। पहले हम लिखते हैं हमारे एनोड की इक्वेशन, सही करते हैं एनोड की इक्वेशन। एनोड पे हम क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे। ऑक्सीडेशन करवाना मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना, तो हम H2 लेंगे, H2 को 2H+ में कन्वर्ट करेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर कर देंगे। कैथोड में क्या करेंगे, कैथोड में क्या करेंगे, 2H+ लेंगे, रिवर्स करेंगे इसका, +2 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे और H2 में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे एनोड साइड H2 का कंसेंट्रेशन वो है P1, जो कैथोड साइड H2 का कंसेंट्रेशन है वो है P2। एनोड साइड कंसेंट्रेशन कितना है, अगर हम कंसेंट्रेशन देखेंगे, एनोड साइड कंसेंट्रेशन है P1 और कैथोड साइड क्या कंसेंट्रेशन है, कैथोड साइड कंसेंट्रेशन है P2। इसके बाद अब अगर हम इसको नर्स्ट इक्वेशन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, नर्स्ट इक्वेशन में जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसका E नॉट का वैल्यू 0 होता है। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, या बोलेंगे कंक्लूजन है, जो आपको याद रखना है, ठीक है। के बाद हम हमारा नर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं। नर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे तो नर्स्ट इक्वेशन में हम E इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस RT बाय NF log P बाय रिएक्टेंट, ठीक है। लॉग ही है ना आंसर, ln, ओके। यहाँ पे वैसे भी अगर लॉग होता तो यार 2.303 का इंटू होता, लॉग नहीं है तो हम यहाँ ln का यूज कर लेंगे। ln लिख देती हूँ मैं आप लोगों के लिए, ln, ओके। तो E नॉट का वैल्यू तो हमारा क्या है 0, तो हम E का वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा -RT बाय N, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं 2F इंटू प्रोडक्ट साइड क्या है, प्रोडक्ट साइड हमारा है P2, रिएक्टेंट साइड क्या है P1, इसका ये आएगा। अब अगर इसको हम प्लस में चेंज कर देंगे तो RT बाई 2F, ln लगा देंगे यहाँ पे, ln P1 बाय P2, ये हमारा EMF निकल आएगा। क्या कोई ऑप्शन में है ये सेकेंड ऑप्शन, तो हमारा जो सेकेंड ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10,
The standard reduction potential for two reactions are given below. AgCl प्लस AgCl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो गया Cl माइनस, जिसका हमें E नॉट का वैल्यू गिवन है. दूसरा इक्वेशन Ag प्लस इलेक्ट्रॉन, ये एक रिडक्शन की इक्वेशन है जिसका वैल्यू है 0.80 वोल्ट. हमें बताना है solubility product of KCl under standard condition of temperature at 298 Kelvin is given by. solubility product क्या होता है? KSP. ओके, KSP अगर हम AgCl की देखेंगे, AgCl इक्विलिब्रियम में होगा तो Ag प्लस Cl माइनस आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका KSP होगा S इंटू S. कब KSP प्रोडक्ट कितना आता है जनरली? S स्क्वायर. लेकिन हमें इस इक्वेशन में नहीं जाना, ये फॉर जनरल नॉलेज था. हम इसको सॉल्व करेंगे नर्स्ट इक्वेशन से. नर्स्ट इक्वेशन के लिए हमें इसको लिए इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेंगी. जैसे कि एक है, हमें क्या चाहिए, हमें AgCl रिएक्टेंट साइड पे चाहिए और Ag प्लस और Cl माइनस प्रोडक्ट साइड में चाहिए. हम उस हिसाब से अपनी ये दो इक्वेशन को अरेंज करेंगे. Ag प्लस हमको प्रोडक्ट साइड चाहिए तो इस इक्वेशन को रिवर्स कर देंगे. Ag कितना आएगा? Ag प्लस इलेक्ट्रॉन. इस इक्वेशन को रिवर्स किया तो E नॉट का वैल्यू इसका कितना माइनस में चला जाएगा, माइनस 0.80 वोल्ट. ठीक है, इसके बाद अब अगर हम दूसरा इक्वेशन लिखेंगे हमारा AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन, ये जाएगा तो यहाँ पे Ag प्लस Cl माइनस जाएगा. इसको करेंगे Ag से Ag कट जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन कट जाएगा. यहाँ पे क्या बचेगा? AgCl इक्विलिब्रियम में Ag प्लस Cl माइनस. इसका E नॉट वैल्यू कितना है? इसका E नॉट वैल्यू है हमारा 0.22 वोल्ट. और हमें इसका ये E नॉट 1, E नॉट 2 और हमें E नॉट 3 का वैल्यू निकालना है. ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं गिब्स एनर्जी के फॉर्मूले से कि डेल जी इज इक्वल्स टू होता है हमारा माइनस एन एफ ई. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस एन एफ ई नॉट 1 इज इक्वल्स 3. हाँ, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? डेल G3 इज इक्वल्स टू डेल G1 प्लस डेल G2. क्या आएगा? माइनस एन एफ ई नॉट 3 माइनस एन एफ ई नॉट 1 प्लस माइनस एन एफ ई नॉट 2. माइनस से माइनस कट जाएगा, n सबका कट जाएगा, f सबका कट जाएगा. n इसलिए कट जाएगा क्योंकि तीनों इक्वेशन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है. तो रिजल्टेंट क्या आएगा हमारा? E नॉट 3 इज इक्वल्स टू E नॉट 1 प्लस E नॉट 2. E नॉट 1 हमारा कितना है? E नॉट 1 है हमारा माइनस 0.80 प्लस E नॉट 2 कितना है? 0.22. माइनस करेंगे कितना बचेगा? 0.58 माइनस का. अब इस वैल्यू को हम हमारे नर्स्ट इक्वेशन में देखेंगे. जब हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन एग्जिस्ट करता है तो हमारा जो E का वैल्यू होता है वो 0 होता है. ठीक है, E का वैल्यू अगर हमारा 0 है तो E नॉट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम क्या, जो 2.303 RT बाय F का वैल्यू एट 25 डिग्री सेल्सियस होता है 0.059. ये सॉल्व है, इसको हम लिख सकते हैं. यहाँ पे हम लिख देंगे 0.059, n की जगह हम लिख देंगे 1 log KSP. E नॉट का वैल्यू कितना आया? माइनस 0.58 इज इक्वल्स टू 0.059 log KSP.
log KSP is equals to 0.58 अपॉन 0.059, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा हमारा log KSP का वैल्यू आएगा -10, KSP का वैल्यू आएगा 10:-10 के अप्रॉक्स। ये देखेंगे कौन से ऑप्शन में है, ये है हमारे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये है हमारे फोर्थ ऑप्शन में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा फोर्थ। ठीक है, कि ऐसे हमें इक्वेशन फॉर्म करना है, उस इक्वेशन फॉर्म करने के बाद हमें अगर आप इस तरीके से ई नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो आपकी ई नॉट की वैल्यू कभी भी गलत नहीं जाएगी। हमें हमारे हर इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए हैं उनका ध्यान रखना है, अगर सेम हुए हैं तो उन सबको काट देना है, नहीं हुए हैं तो रख देना है और ऐसे सॉल्व करना है। और यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू रखेंगे। लॉग केएसपी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि जब हमारा ये इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन आता है तो जो हमारा ई का वैल्यू होता है, ईएमएफ का वैल्यू होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का वैल्यू होता है, वो हमारा 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ द मोलर कंडक्टेंस आर। मोलर कंडक्टेंस का हमारा क्या फॉर्मूला होता है? मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू के स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपॉन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे फॉर्मूला डिराइव करेंगे। हमारे स्पेसिफिक कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? पर ओम पर सेंटीमीटर। तो कंसंट्रेशन का क्या होता है हमारा? मोल डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे लैम्डा एम का क्या आएगा? पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, किस ऑप्शन में है? पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये वाला ऑप्शन में है। इसको सही कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। On electrolysis dilute sulfuric acid using platinum electrode, the product obtained at anode will be। क्या क्या है हमारा? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4। और सल्फ्यूरिक एसिड अकेला तो होगा नहीं, वाटर भी होगा। सल्फ्यूरिक एसिड जब टूटेगा तो कैसे टूटेगा? H2SO4, 2 H+ निकलेगा और एक SO4 2- निकलेगा। और जब H2O टूटेगा तो क्या निकलेगा? 2 H+ और एक H+ और एक OH-। H+ और OH- में टूटेगा। यहाँ पे क्या करते हैं कि जो एनोड होता है, एनोड में जो हमारा OH- है वो O2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है और कैथोड में हमारा H+ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लेके H2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। बट जो हमारा SO4 2- है ये स्टेबल रहता है और एनोड पे SO2 गैस को रिलीज करता है। क्वेश्चन में क्या आंसर जाएगा हमारा? SO2 गैस। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, के बाद नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम। क्वेश्चन 14, द वैल्यू ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl इज ग्रेटर देन दैट ऑफ NaCl एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर बिकॉज। अब देखिए जो हमारा HCl है वो क्या है? HCl हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट हम NaCl को बोलेंगे। ठीक है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। ऐसे ही तो करेंगे नहीं मूव, हमेशा HCl गैस को वाटर में मिक्स करेंगे। वाटर HCl गैस मिक्स हो जाएगी पूरी, HCl का सॉल्यूशन बन जाएगा। HCl के सॉल्यूशन में क्या क्या होगा? HCl के सॉल्यूशन में एक H+ होगा, एक Cl- होगा। NaCl का सॉल्यूशन इसी तरीके से होगा, Na+ होगा और Cl- होगा।
अब क्या होता है कि जब हम इसको और डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूशन के कारण स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, ध्यान रखिएगा वीक में नहीं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आयंस की मोबिलिटी इंक्रीज होती है। और जितना ज्यादा हमारा मोबिलिटी होगा उतना ज्यादा हमारा कंडक्टेंस होगा। और हाइड्रोजन का जो लैम्डा H प्लस होता है वो सबसे हायर होता है। तो जब हाइड्रोजन का लैम्डा H प्लस हायर है, मतलब क्या, उसका मोबिलिटी सबसे ज्यादा हायर है। तो द वैल्यू ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl इज ग्रेटर देन ऑफ NaCl एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर बिकॉज वेलोसिटी ऑफ H प्लस आयन इज मोर देन दैट ऑफ Na प्लस आयन। इसके कारण हमारा ऑप्शन बी जाएगा सही। एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन दूंगी कि यहाँ पे लिखते हैं, चलिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन से मोबिलिटी बढ़ती है क्योंकि हमारे आयंस डिसोसिएट पहले ही हो जाते हैं कंप्लीटली ऑलरेडी। वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन से डिसोसिएशन बढ़ता है। क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो मोबिलिटी बढ़ेगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो मोबिलिटी, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो डिसोसिएशन। किसका केस है? डाइल्यूशन का केस है। ठीक है, तो डिफरेंस करना आप सीखें। के बाद नेक्स्ट, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaBr इज इलेक्ट्रोलाइज्ड इन अ सेल हैविंग एन इनर्ट इलेक्ट्रॉन्स। इनर्ट मतलब क्या होता है? इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव। जो हमारे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो इनर्ट होते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। NaBr का एक्वस सॉल्यूशन लिया है, मतलब हमें प्रोडक्ट में मिला है एक्वस सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पे H2O होगा। ठीक है, अब NaBr2, ठीक है, लेकिन H2O तो है नहीं इस पे, तो ये ऑप्शन को हम गलत बोल सकते हैं। NaO2 Br ही नहीं है, ऑप्शन को गलत बोल सकते हैं। H2Br2 NaOH ये सही लग रहा है, और H2 एंड O2 यहाँ Br नहीं है तो उसको गलत कर सकते हैं। ऐसे एलिमिनेट करके हम हमारे थर्ड ऑप्शन को सही कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 16 क्वेश्चन। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.0 मोलर एसिटिक एसिड इज 20 साइमन पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे हमें मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है। मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है। व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड? डिसोसिएशन कांस्टेंट अब पूछा गया है। डिसोसिएशन कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से। ये होता है हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? K इज इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर। मेनली क्या होता है? 1 माइनस अल्फा, ये पूरा फॉर्मूला होता है, बट अल्फा इज वेरी 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 लेस देन 1। सो इस फॉर्मूले को हम K इज इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमें किसकी जरूरत है? हमारे पास कंसेंट्रेशन दिया हुआ है, अल्फा नहीं दिया हुआ है। अल्फा क्या है यहाँ पे? अल्फा है यहाँ पे हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए क्या होता है? अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा एम मोलर कंडक्टेंस अपॉन मोलर कंडक्टेंस इन इनफाइनाइट डाइल्यूशन।
मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू हमें दी हुई है 20 और इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए हम निकालेंगे, चलिए निकालते हैं, जगह नहीं है नीचे निकालेंगे। हाँ आइए यहाँ पे निकालते हैं हम, इसका निकालना है एसिटिक एसिड का, तो CH3COH H प्लस कितना दिया हुआ है 350 प्लस 50, तो लैम्डा इन्फिनिटी CH3COH का कितना आ जाएगा 400। एक रिजल्ट आया, मेन रिजल्ट निकालेंगे, अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी। लैम्डा एम कितना दिया हुआ है हमको 20 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये भी यूनिट का हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि कई बार यूनिट के चक्कर में हमारे क्वेश्चन जो हमारे आंसर्स होते हैं वो गलत ऑप्शन टिक हो जाता है, इसलिए हमेशा यूनिट का ध्यान रखें। यहाँ पे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल दिया हुआ है और यहाँ पे भी जो हमारा आएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आएगा, और जो अल्फा होता है वो यूनिट लेस होता है हमेशा, ठीक है। तो 20/400 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा अल्फा का वैल्यू आएगा 0.05। इस वैल्यू को जब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो k इज इक्वल्स टू 0.05 का होल स्क्वायर, कंसेंट्रेशन में हमारी कितनी है 0.007। अब देखिए आंसर किसमें दिया हुआ है पर लीटर में, तो हमारा जो ये वाला कंसेंट्रेशन दिया हो ये भी पर लीटर में दिया गया है, कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद जो हमारा k का वैल्यू आएगा वो हमारा k का वैल्यू आएगा फर्स्ट ऑप्शन 1.75 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। साइमन सॉरी इट्स मोर पर लीटर, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट जाएगा। पहले हमें क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन को देखने के बाद हमें जानना है कि वो क्वेश्चन कौन से टॉपिक था, कौन से टॉपिक के बाद उसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेगा। अगर कुछ दो चीजें दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया था कि डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा गया है आपको और मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू दिया गया है, इनफाइनाइट का वैल्यू दिया गया है, तो इससे हम ऐसा क्या निकालेंगे कि वो हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने में हेल्प करेगा। हम अल्फा निकालेंगे। जब हम अल्फा निकालेंगे, क्योंकि हमारा अल्फा ही मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू से निकलता है, तो जब हमारा अल्फा निकल जाएगा तो हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि कंसेंट्रेशन हमें पहले से ही दी हुई है। तो हमेशा अपने दिमाग को एक्टिव रखें, अच्छे से रिविजन करें, अच्छे से फॉर्मूले याद करें, तो आपको कोई भी क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। बस कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, रटे नहीं। थोड़े बहुत फॉर्मूले उनको भी रटने की जरूरत होती नहीं है, आप जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे फॉर्मूले आपको समझ में आने लगेगी कि आपको एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला कैसे ड्राइव करना है या कैसे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 17 देखेंगे हम। हाँ ये तो इजीएस्ट क्वेश्चन है। द मोलर NaCl HCl CH3COONA इनफाइनाइट डाइल्यूशन 126.45 426.1691 Simon centimeter square per mole, the molar conductance of acetic acid CH3COH at infinite dilution। अब हमें क्या निकालना है CH3COOH का, ठीक है। तो हमें ये निकालना है, तो हमें हमारे पास क्या क्या दिया गया है, हमारे पास NaCl है, हमारे पास HCl है, हमारे पास CH3COONA है। अब हमें इसमें क्या क्या CH3COH, तो ये वाला क्वांटिटी ऐड होगा, H चाहिए ये वाला क्वांटिटी ऐड होगा, ये वाला क्वांटिटी माइनस होगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, लैम्डा नॉट CH3COOH इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट CH3COONA प्लस लैम्डा नॉट HCl माइनस लैम्डा नॉट NaCl। वैल्यूज बहुत ही ध्यान से रखें और बहुत ही ध्यान से सॉल्व करें। 126.45 प्लस देखिए मैंने गलत कर दिया,
पहले हम किसका वैल्यू रखेंगे, CH3 COONA, और उसका वैल्यू सबसे लास्ट में दिया हुआ है विच इज 91। ठीक है, इसको प्लस करेंगे HCl के वैल्यू से सेकेंड लास्ट 426.16, इसको माइनस करेंगे किससे, पहले वाले वैल्यू से 126। वो वैल्यूज देंगे भी आपको ऐसे कि आप गलती करें, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा लैम्डा नॉट CH3COOH का, वो आएगा 390.71 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। हमेशा यूनिट्स का ध्यान रखें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्पेशली, वरना आपके नंबर जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इफ अ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डिप्ड इन टू सॉल्यूशन ऑफ pH is equals to 3 and pH is equals to 6, salt bridge is connected to the EMF of the resulting cell। अब क्या होता है, pH का फॉर्मूला क्या होता है, pH होता है हमारा माइनस लॉग H प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे H प्लस क्या जाएगा 10 रेज़ टू द पावर माइनस pH। यहां से हम H प्लस का वैल्यू देख लेंगे, 10 रेज़ टू द पावर माइनस, पहले pH का वैल्यू कितना है 3, एक H प्लस का आ गया, दूसरे H प्लस का देखेंगे तो 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6, ये आ गया। अब EMF निकालना है तो हम नर्स इक्वेशन लगा देंगे, जैसे कि हमें पता है कि E नॉट का वैल्यू 0 जाएगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, E इज इक्वल्स टू माइनस, हम यहाँ पे लगाएंगे क्या, माइनस 2.303 RT NF log 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 अपॉन 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6। जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आंसर आएगा कितना 0.177, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, 18 क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा 0.177 वोल्ट। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। pH से हम पहले एक H की वैल्यू निकालेंगे, फिर दूसरे H की वैल्यू निकालेंगे, फिर यहाँ पे इसको पुट करेंगे, R की वैल्यू पुट करेंगे, R की वैल्यू क्या होती है 8.314। टेम्परेचर यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, अगर यहाँ पे दिया नहीं हुआ है तो हम जनरल हमारा 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कंसिडर करेंगे, जितना होता है 298 केल्विन। एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, फेराडे की वैल्यू है 96500। तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हमने रिजल्ट निकाला था E इज इक्वल्स टू 0.059 इंटू लॉग 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 अपॉन 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6। E का वैल्यू हमारा आ जाएगा 0.177 वोल्ट। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल फॉर, जैसे ही ये देखा हो हम सबसे पहले इक्वेशंस लिख लेंगे, कुछ भी क्वेश्चन का इक्वेशन तो लिखवाएगा ही। Sn4 प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए होंगे तो वो Sn2 प्लस बन गया होगा, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और इसका SRP कितना है 0.15 वोल्ट। दूसरा क्या बनाएंगे, क्रोमियम 3 प्लस ने 3 इलेक्ट्रॉन्स लिए होंगे तो वो क्रोमियम बन गया होगा, इसका कितना है -0.74 वोल्ट। अब these two couples in their standard state, E नॉट की बात हो रही है, connected to make a cell, the cell potential। अगर हम स्टैंडर्ड स्टेट की बात करेंगे तो E नॉट इज इक्वल्स टू E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। अब इसमें सबसे बड़ी बात होती है पता लगाना कि कौन सा कैथोड बनेगा कौन सा एनोड बनेगा। कैथोड में क्या होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, कैथोड में रिडक्शन होता है, और जिसका SRP हाई, SRP क्या है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, SRP हाई कैथोड। ठीक है, सबसे ज्यादा SRP किसका है 0.15 वोल्ट का, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा कैथोड बन जाएगा, और 0.7 वोल्ट क्या बन जाएगा हमारा
एनोड ऑब्वियसली, तो यहाँ पे हम वैल्यूज रख देंगे। कैथोड का वैल्यू कितना है 0.15 वोल्ट, एनोड का वैल्यू कितना है -0.74 वोल्ट। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा प्लस का 0.89 वोल्ट। बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है शायद, हाँ अब लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन याद करेंगे अल्फा, अल्फा से हम उसका फॉर्मूला याद कर लेंगे पहले से ही, आगे का क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.02 मोल ऑफ एसिटिक एसिड एट 298 केल्विन, गिवन दैट इन लैम्डा इंफिनिटी ऑफ एसिटिक एसिड इज 11.7। हमको लैम्डा इंफिनिटी निकालना है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉर्लोस लॉ का यूज करेंगे और हम यहाँ पे हमारा एसिटिक एसिड का निकाल लेंगे लैम्डा इंफिनिटी। जब एसिटिक एसिड का निकालेंगे तो लैम्डा इंफिनिटी CH3COH is equals to lambda infinity CH3COO minus प्लस लैम्डा इंफिनिटी H प्लस, तो कितना जाएगा 41। सबका यूनिट्स देखेंगे पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर ओम, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर ओम, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यूनिट का कोई टेंशन नहीं, आगे बढ़ते हैं अब हम। 41 प्लस 349.1, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा, कितना वैल्यू आएगा यहाँ पे 41.0, 191, 10, 448, 19 और 390.1 आ जाएगा। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कितना आएगा 390.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब तो बहुत बार कर चुके हैं, अब तो आ जाना चाहिए ये। तो अल्फा का वैल्यू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट, तो यहाँ पे जब लैम्डा एम का वैल्यू लिखेंगे 11.7 और इसका वैल्यू आएगा 390.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इसको कट करेंगे तो हमारा जो अल्फा का वैल्यू आएगा वो आएगा 0.03। दैट विल बी आवर आंसर। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, तो जैसा भी अप्रोच होगा आप वो सब देख लीजिएगा और अपने चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, अच्छे से फॉर्मूले याद कीजिएगा, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। थैंक यू सो मच।